मिथिला नरेश के दरबार में गोनू झा के बुद्धि कौशल और वाक्य चातुर्य का जो जादू चल रहा था, उसकी कीर्ति मिथिलांचल के आसपास के क्षेत्रों में भी फैल चुकी थी। मिथिला के पड़ोसी राज्य अंग देश के राजा ने राज्य उत्सव के कई अवसरों पर गोनू झा को विशेष रूप से आमंत्रित किया था तथा उन्हें पुरस्कार, अलंकरण आदि से सम्मानित भी किया था। अंग देश के राजा में उदारता थी, लेकिन युवराज अपने पिता के ठीक विपरीत प्रवृत्ति के थे। हद से ज्यादा मितव्ययी राजा के जीवन काल में ही युवराज की कंजूसी की गाथाएं पूरे प्रदेश में मशहूर हो चुकी थीं। राजा ने युवराज को बहुत समझाया कि प्रजा पालन के लिए उदारता, करुणा, सहानुभूति आदि की भी जरूरत होती है। इन गुणों को राजा का आभूषण माना जाता है। परंपरा चली आ रही है, रीतियों का निर्वाह भी राजनीति का एक महत्वपूर्ण अंग है। ब्राह्मण, चारण आदि को राज्याश्रय मिलना चाहिए। कलाकारों और साहित्यकारों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य की ओर से प्रतियोगिताओं का आयोजन और पुरस्कारों की व्यवस्था राजधर्म है। खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए भी राजकोष का उपयोग किया जाना चाहिए, मगर युवराज को अपने पिता की ये बातें प्रभावित नहीं करती। उन्हें लगता कि इस तरह के आयोजन से धन और समय अपव्यय होता है। चारण और ब्राह्मण तो युवराज को मिथ्याभाषी और लोलुप लगते थे। यदि राजा का भय नहीं होता तो वह अपने महल में चारण और ब्राह्मणों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा देता। एक बार अंग देश के राजा बीमार पड़े। राजा वैद्य ने अपने अनुभव से समझ लिया कि राजा अब बचने वाले नहीं हैं। उचित औषधि राजा को देकर उसने महामंत्री को परामर्श दिया कि युवराज के राज्य अभिषेक की व्यवस्था कराएं। महामंत्री समझ गए कि राजा अब स्वस्थ नहीं हो सकेंगे। राज ज्योतिषी से परामर्श कर युवराज के राज्य अभिषेक के लिए शुभ मुहूर्त और शुभ तिथि निर्धारित की गई। इस व्यवस्था के बाद राज वैद्य ने राजा को पूर्ण विश्राम में रहने तथा राज्य संचालन की जिम्मेदारी पुत्र को सौंप देने की सलाह दी। राज वैद्य की सलाह उन्हें पसंद आई। निर्धारित तिथि को शुभ मुहूर्त में युवराज का राज्याभिषेक हुआ। राजा ने अपने पुत्र को स्वयं राज सिंहासन पर बैठाया और विश्राम करने के लिए अपने कक्ष में चले गए। युवराज अपने पिता की बीमारी से दुखी था। अपने पिता की हालात से व्यथित युवराज को राजा बनने से कोई प्रसन्नता नहीं हुई। राज सिंहासन पर बैठे नए राजा के स्तुति गान के लिए चारण आए और नए राजा को आशीर्वाद देने ब्राह्मण, मगर राजा ने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। चारण स्तुति गान और ब्राह्मण मंत्रोच्चारण करने के बाद नए राजा की ओर आशा भरी दृष्टि से देखते हुए अपने स्थान पर खड़े रहे, मगर नए राजा ने उनकी ओर देखा तक नहीं। महामंत्री ने राजा का ध्यान जब चारण और ब्राह्मणों की ओर आकर्षित किया तो नए राजा ने कहा, महामंत्री जी, मेरे पिता मरणासन हैं। ऐसे राजकाज संभालना मेरा दायित्व था, इसलिए यह मेरे लिए कोई प्रसन्नता की बात नहीं। राजगद्दी मुझे मिलनी ही थी, सो मिली। नया क्या हुआ? अब से मेरे दरबार में इस तरह के याचकों का प्रवेश वर्जित है। राजकाज इनकी स्तुति और मंत्रोच्चारण से नहीं, राजनीति कौशल से चलता है। मुझमें मेरे पिता वाली उदारता नहीं है कि इन निखट्टू चापलूसों पर धन जाया करूं। इन्हें अभी इसी क्षण दरबार से निकल जाने को कहें। नए राजा के इस व्यवहार से ब्राह्मण और चारण दुखी हुए। राज्य के कलाकारों और कवि साहित्यकारों को उम्मीद थी कि युवराज के राजा बनने पर राजमहल में कोई रंगारंग कार्यक्रम होगा जिसमें उन्हें अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हद तो तब हो गई जब राजा बनने के बाद नए राजा ने वृद्धजनों की बैठक नहीं बुलाई। अंग देश में नए राजा की आलोचना होने लगी। जिधर सुनो बस यही चर्चा कि नया राजा दम्भी और स्वेच्छाचारी है, प्रजा के दुख सुख से इसे कुछ भी लेना देना नहीं है। ब्राह्मणों, चारणों
और कलाकारों ने सोचा कि बिना राजाश्रय के इनके लिए जीविकोपार्जन कठिन है। उनके पास दो ही रास्ते हैं, या तो नए राजा को राजमहल की परंपराओं के निर्वाह के लिए समझाया जाए, या फिर वे राज्य छोड़कर कहीं दूसरी अन्य राज्य में आश्रय लें। अतः अंग देश के वृद्धजनों, ब्राह्मणों, चारणों एवं कलाकारों को गोनू झा की याद आई तथा तय हुआ कि इस तरह मुश्किल की घड़ी में गोनू झा से परामर्श करना उचित होगा। इस निश्चय के बाद ये तमाम लोग मृथला आए और गोनू झा के आवास पर पहुँचे। गोनू झा अंग देश के प्रसिद्ध लोगों के समूह को अपने दरबार पर देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने आगंतुक अतिथियों का स्वागत किया तथा सम्मान पूर्वक उन्हें बैठाया। फिर उनसे कुशल क्षेम पूछते हुए मृथला पधारने का प्रयोजन पूछा। उन लोगों ने जब अंग देश के नए राजा के व्यवहार के बारे में गोनू झा को जानकारी दी, तब गोनू झा को भी लगा कि नए राजा के व्यवहार से पड़ोसी राज्य में असंतोष पैदा होगा और इसका प्रभाव मिथिलांचल पर भी पड़ेगा। गोनू झा को अंग देश के वृद्ध महाजन के रुग्ण होने के समाचार भी व्यथित किया और उन्होंने तय कर लिया कि वे इन लोगों के साथ अंग देश जाएंगे, नए राजा को राज्यानुकूल आचरण सिखाएंगे तथा वृद्ध महाराज का दर्शन भी कर उन्हें आरोग्य लाभ के लिए शुभकामनाएं देंगे। गोनू झा ने यह निर्णय इसलिए लिया कि अंग देश के वृद्ध जनों ने उनके पास आकर उनके प्रति आस्था जताई थी तथा मिथिलांचल की परंपरा रही है कि दरवाजे पर आए अतिथियों की क्षमता भर इच्छा पूर्ति का उपाय किया जाना चाहिए। गोनू झा के प्रति अंग देश के वृद्ध महाराज का स्नेह भाव प्रारंभ से ही बना हुआ था। प्रायः प्रत्येक राज्य उत्सव में उन्होंने गोनू झा को अवश्य बुलवाया था और उचित सम्मान व उपहार देकर उन्हें विदा भी किया था। वृद्ध महाराज के रुग्ण होने की सूचना पर गोनू झा उद्विलित न होते तो कैसे। गोनू झा अंग देश को वृद्ध जनों के साथ चल दिए। रास्ते में उन्होंने नए राजा के आचरण, व्यवहार आदि की पूरी जानकारी प्राप्त की। फिर उन्होंने उन लोगों को सलाह दी कि जब वे नए राजा से मिलने दरबार में जाएं, तो कोई कुछ भी नहीं बोले, बस वे जैसा करें वैसा ही वे सब भी करते जाएं। लोगों ने उन्हें अपनी सहमति दे दी। गोनू झा ने दरबार में खबर भिजवाई कि मिथिला से गोनू झा आए हैं और वे अपने अंग देश के मित्रों के साथ नए राजा के दर्शन के लिए दरबार में उपस्थित होना चाहते हैं। नए राजा को जब सूचना मिली कि गोनू झा आए हैं, तो उसने ससम्मान दरबार में बुलाने का निर्देश दिया। नए राजा को गोनू झा के बारे में इतना तो पता ही था कि उसके पिता गोनू झा को प्रायः बुलाया करते थे। गोनू झा की विद्वता और विनोद प्रियता की चर्चा भी उसने सुन रखी थी, लेकिन उनके साथ अंग देश के वृद्धजनों को आते देख उसकी परेशानियों पर बल पड़ गया, मगर उसने कुछ कहा नहीं। गोनू झा के अभिवादन के लिए नया राजा सिंहासन से उतरकर खड़ा हो गया। गोनू झा ने उसे नमस्कार करने के लिए अपने हाथ जोड़े। तब उनके साथ आए अंग देश के वृद्धजनों ने भी अपने हाथ जोड़े और फिर गोनू झा ने अपने हाथ फैलाकर मुंह खोल लिया और उसी मुद्रा में मूर्तिवत खड़े हो गए। उनके साथ दरबारों में उपस्थित वृद्धजनों ने भी ऐसा ही किया। गोनू झा सहित इतने सारे लोगों को हाथ फैलाए और मुंह बाए खड़े देखकर नया राजा कुछ समझ नहीं पाया। दरबारी भी इस कौतुक को विस्मय से देख रहे थे। काफी देर तक नया राजा उन्हें चकित सा देखता रह गया। फिर उनके सब्र का बांध टूट गया। उसने विस्मित भाव से पूछा, क्या आप लोग मेरे राज्याभिषेक पर प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं? गोनू झा ने केवल एक ही उंगलियों को एक बार नचाया, फिर पूर्व की भांति ही मूर्तिवत हो गए। उनके साथ आए लोगों ने भी वैसा ही किया। दरबारी चकित थे और नया राजा कुछ भी समझ नहीं पा रहा था।
उसने फिर गोनू झा से पूछा, क्या आप लोग वृद्ध महाजन के आरोग्य लाभ की कामना प्रकट कर रहे हैं? गोनू झा ने पूर्व की भांति ही एक हाथ की उंगलियों को नचाया और फिर बायां अपनी पूर्व की मुद्रा में आ गए। इस तरह की विचित्र स्थिति की कल्पना न नए राजा ने कभी की थी और न उनके दरबारियों ने। अतः नए राजा ने महामंत्री से धीरे से पूछा कि वह क्या करे। महामंत्री भी उलझन में थे कि पता नहीं गोनू झा क्या कहना चाह रहे हैं। फिर उन्होंने गोनू झा के साथ आए लोगों को देखा तो पाया कि ये लोग वृद्ध महाजन के राज में दरबार में विशेष सम्मान के अधिकारी थे। उनमें आचरण और ब्राह्मण भी थे जिन्हें नए राजा ने कोई तहदीज नहीं दी थी। महामंत्री ने नए राजा से अपने अनुमान के आधार पर कहा, राजन, संभवतः ये लोग आपसे कुछ दान दक्षिणा की प्रतीक्षा रखते प्रतीत होते हैं। इन्हें कुछ उपहार प्रदान करें और यथा योग्य आसन प्रदान करें तो संभवतः गोनू झा के यहाँ पधारने का प्रयोजन स्पष्ट हो जाए। नए राजा ने ऐसा ही किया। मिथिला से आए गोनू झा जैसे विद्वान ब्राह्मण का आदर करना नए राजा ने राजनीतिक आवश्यकता के रूप में ले लिया तथा उनके साथ आए लोगों को भी उसने इसी दृष्टि से सम्मानित किया। उचित आसन एवं उपहार मिलने के बाद गोनू झा ने सहज मुद्रा अपना ली। उनके साथ आए लोगों ने भी ऐसा ही किया। फिर गोनू झा ने नए राजा से कहा, राजन, मैं यहाँ आपके पिता के दर्शन के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मेरे साथ जो लोग हैं वे आपके राज्य की विभूतियाँ हैं। इनके मुंह से अमृत वचन निकाला करते थे। उन सिंहासन पर जहाँ आज आप विराजमान हैं वहाँ वृद्ध महाराज विराजमान हुआ करते थे। राजन, जब विद्वानों, ब्राह्मणों, चारणों और कलाकारों की जिह्वा से शब्द प्रकट नहीं हो तो भरे दरबार में किस तरह की कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति उपस्थित हो जाती है, यह आपने कुछ ही पल पहले देखा और अनुभव भी किया। अब मेरी प्रार्थना है कि आप स्वयं निर्णय करें कि इस वृद्ध महाजन के शासन काल में सरस्वती के इन साधकों के प्रति जो राज व्यवहार था उसे जारी रखा जाए या नहीं। राजन, जब विद्वान चुप हो जाएगा, कलाकार मौन हो जाएगा, तब राज्य में निष्ठा की कमी आएगी और लोग शुष्क वृत्ति की ओर प्रवृत्त होंगे। राजधर्म है कि जनजीवन में सरसता बनी रहे। इसके लिए ही वृद्ध महाजन इन लोगों को महत्व दिया करते थे। नए राजा को गोनू झा की बातें समझ में आईं और उसने विनम्रता पूर्वक अंग देश के वृद्ध जनों से अपने व्यवहार के प्रति क्षमा मांगी तथा बताया कि अपने वृद्ध पिता के आरोग्य के लिए चिंतित रहने के कारण उसने उनके साथ शुष्क व्यवहार किया था जो किसी भी राजा के लिए शोभनीय नहीं था। गोनू झा नए राजा की इस आत्मस्वीकृति से प्रसन्न हुए और कहा, राजन, हम सभी वृद्ध महाजन से मिलकर उनके अयोग्य लाभ की कामना करने के इच्छुक हैं। यदि आप इसकी आज्ञा दें तो हम कृतार्थ होंगे। गोनू झा ने जानबूझकर बहुत औपचारिक भाषा का प्रयोग किया था क्योंकि वे नए राजा को संदेश देना चाहते थे कि राज्य संचालन के लिए केवल अपनी संवेगों, संवेदनाओं और भावनाओं का ही नहीं बल्कि परंपराओं से चली आ रही औपचारिकताओं का भी निर्वाह किया जाना चाहिए। नए राजा ने गोनू झा की विनम्रता से मन ही मन सराहना की और उन्हें लेकर अपने पिता के कक्ष में पहुँचे। उनके साथ अंग देश के वृद्ध जनों का जत्था भी था। गोनू झा और अपने राज्य के विभूतियों को अपने कक्ष में आया देख वृद्ध महाजन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने गोनू झा से कुछ दिनों तक राज्य अतिथि के रूप में अंग देश में रहने का आग्रह किया, जिसे गोनू झा ने मान लिया। गोनू झा ने वृद्ध महाजन से मिलकर यह महसूस किया कि महाराज का एकाकीपन भी उनके आरोग्य लाभ में बाधक है। उन्होंने राजवैद्य से इस संबंध में परामर्श किया और उसकी अनुमति से वृद्ध महाजन के कक्ष में प्रतिदिन किसी न किसी कलाकार को बुलवाकर उनका गायन वादन आदि का आयोजन कराते रहे। चारण तो
वे खुद थे। वे इस बात का ध्यान रखते थे कि महाराज उदास और एकांकी न हो। वृद्ध महाराज का कच्छ कलाकारों के आने जाने से जीवंत हो उठा और देखते ही देखते वृद्ध महाजन के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। राजवैद्य ने भी वृद्ध महाजन के स्वास्थ्य में तेजी से हो रहे सुधार को स्वीकार किया तथा घोषणा की कि वृद्ध महाजन अब खतरे से बाहर हैं। नए राजा ने जब अपने पिता के स्वास्थ्य में आए इस परिवर्तन को देखा तब गोनू झा के प्रति आभार बोध से भर गया। मगर गोनू झा ने नए राजा को समझाया कि कलाकारों की संगति से महाजन के स्वास्थ्य में यह सुधार हुआ है। वृद्ध महाजन का एकांकी जीवन उनके स्वास्थ्य की राह में अड़चन था। उनके साथ राजवैद्य से लेकर सेवक तक ऐसा व्यवहार कर रहा था कि वे बहुत बीमार हैं तथा उनका बचना मुश्किल है। दरअसल ऐसा व्यवहार तो किसी स्वस्थ व्यक्ति को भी रोगी बना देता है। कलाकार संवेदनशील होते हैं। वे महाराज के मनोभावों को समझते हुए उनके साथ वैसा ही व्यवहार करते थे जिसकी आवश्यकता महाराज को भी थी। इस कारण वृद्ध महाराज के स्वास्थ्य में तीव्रता के साथ सुधार हुआ। नए राजा को अब समझ में आ गया कि जिन्हें वे निखट्टू और याचक की संज्ञा दे रहे थे उनकी उपयोगिता राज्य के लिए कितनी अहम है। जब गोनू झा अंगदेश से विदा होने को हुए तो नए राजा ने राजमहल में एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें राज्य के प्रायः सभी कलाकारों की कला का प्रदर्शन हुआ। इस आयोजन में वृद्ध महाराज भी उपस्थित हुए। नए राजा ने गोनू झा को विदाई से पहले ढेर सारे उपहार दिए और अंगदेश के वृद्धजन गोनू झा को मृथला तक पहुंचाने आए। वे सभी गोनू झा के प्रति कृतज्ञता बोध से भर उठे।